हेलो एवरीवन, ये अपना लेक्चर 2 रहेगा एनिमल न्यूट्रिशन का, जिसमें हम 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं रिलेटेड टू यूनिट 1 ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। और यूनिट 1 में क्या क्या आता है वो हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वाज डेवलप्ड बाय वैन सोस्ट इन 1960 फॉर फॉरेज एनालिसिस। सबको पता है सीधा सा आंसर क्या जाएगा, डिटर्जेंट मेथड। बट देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होता है, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसने कौन सा मेथड डेवलप किया था या किसने क्या चीज़ इन्वेंट की थी, वो सारा हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अभी हाफ एन आवर में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो सारा डिटेल में पढ़ सकें हम। बट हाँ, इसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या जो फैक्ट्स रहते हैं इसके आसपास के, वो हम ऑलरेडी डिटेल में शेयर कर चुके हैं। बट अब क्वेश्चन ये आया था तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम यही इसके बारे में ही देखेंगे। वैन सोस्ट जो मेथड था फॉरेज एनालिसिस के लिए, वो बेसिकली क्या था, कौन सा मेथड उसमें फॉलो करते थे, डिटर्जेंट मेथड। हम सभी ने क्या देखा था, इसमें एक न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होता है, एक एसिड डिटर्जेंट फाइबर होता है। एक बेसिक सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लगा लीजिए ये फीड सैंपल था, इसको हमने क्या किया, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, न्यूट्रल जो डिटर्जेंट था वो फीड सैंपल में मिलाया गया, उसको बॉयल किया गया, तो वी गेट न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल्स। ठीक है, उसके बाद जब ये न्यूट्रल डिटर्जेंट को फीड सैंपल में मिला के जब बॉयल किया था, वी गेट दीज टू। उसके बाद जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर जो बचता है, इसमें हम क्या करेंगे, एसिड डिटर्जेंट में इसको डाल करके बॉयल करेंगे, तो वी विल गेट एडीएफ एंड एडीएस, एसिड डिटर्जेंट फाइबर एंड एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल्स। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होता है और जो एडीएफ होता है। एनडीएफ जो है ये बेसिकली न्यूट्रल बोल के हमने क्या बोला था, न्यूट्रल मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, दोनों साइड की चीजें रहेंगी, यानी कि हेमीसेलुलोज भी रहेगा और सेलुलोज भी रहेगा, जबकि इसमें सेलुलोज होता है। और बाकी के क्या कंटेंट थे, इसमें लिग्निन था और सिलिका, इसमें भी लिग्निन और सिलिका था। तो बेसिकली इन दोनों में कॉमन चीजें क्या रहती हैं, कॉमन चीजें रहेंगी सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। और न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में जो एक्स्ट्रा जो था वो क्या था, हेमीसेलुलोज। तभी हम क्या करते हैं, जब एनडीएफ में से यानी न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में से एसिड डिटर्जेंट फाइबर को माइनस करते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें, हेमीसेलुलोज मिल जाता है। ठीक है जी। हाँ, अगर मैं बात करूं एनडीएफ क्या चीज दिखाता है हमें, एनडीएफ दिखाता है बल्कीनेस ऑफ द फीड, कि बल्कीनेस कितनी है, क्योंकि उसमें हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका सब कुछ आ जाता है। और इसमें आपका सेलुलोज और लिग्निन एंड सिलिका ही आता है, जो कि हमें क्या क्या दिखाता है, इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फीड दिखाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, होपफुली आपको फिर से रिवाइज हो गया होगा वो। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। ये हमने कवर किया था, जो मेटाबॉलिक वाटर होता है उसका मतलब हमने समझा था, और हमने देखा था ये अगर फैट का अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो कितना, अगर 1 ग्राम फैट का अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो कितना वाटर हमें, कितना मेटाबॉलिक वाटर हमें मिलेगा, 1.1 ग्राम मिलेगा। ठीक है जी। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डाल दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होगा तो इसमें से 0.6 मेटाबॉलिक वाटर मिलेगा, और प्रोटीन का अगर होता है तो 0.4। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीपीटी है इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमारी वेबसाइट पे जाकर के yjis.com पे जाकर के आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज कर पाए इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे देख लिया रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आंसर इसमें मेंशन कर दिया पहले ही, बट बाकी के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, इसका प्रोलीन आंसर जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि जो ग्लाइसिन, एस्पार्टिक और लाइसिन होते हैं ये हिट्रोसाइक्लिक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हिट्रोसाइक्लिक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बेसिक आपको पता होना चाहिए हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड होता क्या है। वो एक्सप्लेनेशन में वैसे क्लियर बताया गया है, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता हूं, बट जस्ट मेक श्योर आपको पता हो। ये हमने वहां पे अच्छे से पढ़ा था, एलिफेटिक अमीनो एसिड देखे थे, हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड देखे थे, हमने बताया था हिट्रोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, या एलिफेटिक वाला होता है उसको एलिफेटिक क्यों बोल रहे हैं, उसमें क्या ऐसा अलग होता है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये 20 एमसीक्यूज की क्लास है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताए जाए। अगर थोड़ा कम समय लग रहा है तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं उनमें काफी टाइम लग जाता है, अगर काफी टाइम लगेगा तो ये 2 घंटे की क्लास हो जाएगी।
क्योंकि लेक्चर की लिमिटेशन है 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। अगर बाद में टाइम बचेगा तो लेट्स सी इनको एक्सप्लेन कितना कर पाते हैं हम। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसके लिए, अगर किसी को और जानना है तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड पता होना चाहिए सबसे पहले तो क्या होता है इसमें ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हीट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है तो वो उसमें हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। अब बात क्या, हीट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है वो बता दो। उस रिंग के अंदर एक से जो एटम्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा यानी एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका है, ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स मिलेंगे। यूजुअली आपको कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे होते हैं जो यूजुअली मिलते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मतलब हुआ उसका। और इसमें प्रोलीन ही ऐसा है जो कि इट इज द ओनली अमीनो एसिड इन द लिस्ट, जो पहले वो बताए गए हैं एग्जांपल्स, जिसमें आपको बताया गया था प्रोलीन, आपका ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन। इन चारों में से प्रोलीन ही क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसमें समझाने का, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बट चलिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से रहती है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोलीन इज द ओनली अमीनो एसिड इन द लिस्ट दैट हैज अ हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। इन प्रोलीन द नाइट्रोजन एटम इज अ पार्ट ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, मेकिंग इट अ हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। अब जरूरी नहीं है कि 6 मेंबर ही हो, उसमें बेंजीन रिंग ही हो, 5 मेंबर भी हो सकती है ना। अब फॉर द अदर अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, जैसे ग्लाइसिन है, इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विद ए नॉन हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ये भी नॉन हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसमें भी। और जो लाइसिन होता है क्या, वो एलिफेटिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है जी। तो सीधा सा इसका आंसर जाएगा। देखिए अब इन क्वेश्चंस में ना कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सर ऐसे तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे। तो क्या पूछने के लिए वो थ्योरी आपको पता होना चाहिए, उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है और उस जो क्लासिफिकेशन में जो जो एग्जांपल दिए हैं 4-5 मैंने बताया था हार्डली, आपको वो याद करने हैं। अगर वो जिसको याद है तो आप कितने भी क्वेश्चन उसके ऊपर बना दो, वो सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो फिलहाल के लिए इसको याद रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन से रिपीट ही कर देते हैं कई बार खुद को, इतना तो मिनिमम पता ही होना चाहिए। विच इज द ओनली नेचुरली ओकरिंग कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज से आपको समझ में आ जाना चाहिए, हेक्सोज मतलब उसके अंदर कार्बन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। और कीटो का मतलब उस पे कीटोन ग्रुप रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा। अब इन सब में से अगर आप देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और मैनोज में से फ्रक्टोज ऐसा है इस पे क्या कीटोन ग्रुप रहता है, कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप ऐड होता है यहाँ पे। जबकि बाकी के जितने भी हैं उन पे कौन सा ग्रुप ऐड होगा, अगर किसी ने थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने टाइम पे देखी होगी, थोड़ा सा वो दिमाग लगा गया तो समझ जाएगा वो क्या है, ये तीनों के तीनों एल्डोहेक्सोज हैं। यानी एल्डो का मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप इनके ऊपर अटैच होता है, जबकि फ्रक्टोज के ऊपर क्या, कीटोन ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऐसे दी गई है, कीटोहेक्सोज रेफर्स टू 6 कार्बन sugar that contains a ketone group on the second carbon atom. Among these sugars listed, fructose is the only naturally occurring ketohexose. यार ketohexose ही है, naturally occurring की तो बात ही छोड़ दो, तो बाकी सब तो क्या है, बाकी सभी aldohexose है जो ऑप्शंस में दिए गए थे। चलिए जी, 5th क्वेश्चन आता है, which volatile fatty acid is responsible for milk fat synthesis in cows? ये इसका आंसर सीधा सा क्या जाता है, आपको सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए वोलेटाइल जो फैटी एसिड होते हैं ये 3 होते हैं। जैसे एक एबीपी न्यूज चैनल आता था ना, ऐसा ही समझ लो आप, एबीपी, ए फॉर एसिटिक एसिड, बी फॉर ब्यूटारिक एसिड, पी फॉर प्रोपियोनिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की खास बात क्या है, ये मिल्क फैट सिंथेसिस में काम आता है, ये इसकी खास बात है। और ये एसिटिक एसिड जो होता है इसका, ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये बात आगे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और निकलेगा आपका और उसके साथ ही एक क्वेश्चन और निकलेगा, तो इतना तो मिनिमम आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है जी। और ब्यूटारिक जो एसिड है, जो ब्यूटारिक एसिड है वो कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बोलना थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ, उसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनती है। किसकी वजह से, ब्यूटारिक एसिड की वजह से। हालांकि ब्यूटारिक और प्रोपियोनिक एसिड हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ही एनर्जी सिंथेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आ जाते हैं, बट उनका मेजर जो प्रीकर्सर है, जो मिल्क फैट सिंथेसिस की अगर हम बात करें जिससे मेजर एनर्जी मिलती है, और वो क्या आंसर जाएगा अपना, एसिटिक एसिड चला जाएगा। क्या जाएगा, एसिटिक एसिड। और उसी से जुड़ा हुआ है नाम एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अब एसिडिक
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उन पर टाइम लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है। द मेजर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन बफेलोज आर। अगर ह्यूमन है जिस भी स्पीसीज के अंदर, स्पेशली कैटल की या बफेलो की हम बात करें, उनमें ह्यूमन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मेजर एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादातर क्या बनता है अगर वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं? तो सबको पता है वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन, और वो भी कौन सा फर्मेंटेशन? ऐसे नहीं है ऐसे भी रख दिया कहीं पे, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है कहां पे? ह्यूमन के अंदर। उसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट जो प्राइमरी सोर्स होता है रुमिनेंट्स का, उसके मेजर एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड। अब वोलेटाइल फैटी एसिड जो है, मैंने आपको क्या बताया था, 3 होते हैं। कौन से? ए, बी और पी। इसमें से एसिटिक एसिड का क्या बताया था मैंने? ये फैट सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है, फैटी एसिड है, फैट सिंथेसिस में काम आ रहा है। और हालांकि देखिए फैट से ऑब्वियसली एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन ये आए कि मिल्क फैट सिंथेसिस किस वोलेटाइल फैटी एसिड से होता है, तो आंसर जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे मिलता है? एसिटिक एसिड। और आपका ब्यूटेरिक एसिड से क्या हो रहा था? कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके निकल जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक। चलिए जी, बाकी के तो ऑप्शन देखने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि सबको पता है फर्मेंटेशन वाला। आप उनको भी एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल बच्चे वाली कहानी हो जाएगी। प्रोटीन दैट कंटेन्स फॉस्फोरस इन इट्स स्ट्रक्चर इज। ऐसा प्रोटीन बता दीजिए जिसके अंदर क्या होता है? उसके स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फोरस होता है। सीधा सा आंसर इसका जाएगा केसीन। सबको पता है ये केसीन क्या है? क्या है? प्रोटीन है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? फॉस्फोरस मिलेगा। अभी यहाँ कैटालिस्ट तो एंजाइम ही हो जाते हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दो एक मिनट के लिए, प्रोटीन है नहीं। हालांकि देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होते हैं, बट स्टिल हीमोग्लोबिन का सबको पता है क्या होता है, इसके अंदर आयरन होता है, तो फॉस्फोरस मिलेगा नहीं। यूजुअली अगर फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन की अगर हम बात करें तो केसीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या? केसीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होपफुली आपको पता होगा कहां मिलता है ये। और इसमें भी अगर हम बात करें, ये बताना चाहें कि फॉस्फेट कैसे, जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ना इसमें कैसीन में, वो जो फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में होता है? कैसीन के अंदर फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, उस फॉस्फेट ग्रुप में जो फॉस्फोरस होता है उसके थ्रू इसमें कनेक्ट होता है। और वो भी डायरेक्ट किसकी हेल्प से होता है? इसके बीच में एक और चीज आती है, इसको भी ध्यान से देख लो। सेरिन जो है, सेरिन के जो रेजिड्यूज हैं वो काम आते हैं इसके अटैचमेंट में, ठीक है। बस इतना याद रखें, जो सेरिन है वो कैसीन के साथ जुड़ा हुआ है, और सेरिन हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने में। मैं एक बार दिखा देता हूं पढ़ के, फिर भी आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है सर, आप एक्सप्लेनेशन पे टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि इस लेक्चर में काफी आसान से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं होपफुली। केसीन इज ए प्रोटीन दैट नेचुरली कंटेन्स फॉस्फोरस इन इट्स स्ट्रक्चर। Phosphorus in casein is present as a part of phosphate groups attached to the amino acid residues. अमीनो एसिड रेजिड्यूज से इसके अटैच होता है, ठीक है साहब। प्राइमरीली सेरिन रेजिड्यू से होता है वो भी। दीज फॉस्फेट ग्रुप्स मेक कैसीन अ फोस्फोप्रोटीन। क्यों बोल रहे हैं इसको फोस्फोप्रोटीन? क्योंकि इसमें फॉस्फोरस ऐड हो जा रहा है फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू। वो भी कहां पे बोल रहे हैं? फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द अमीनो एसिड रेजिड्यूज, उसमें भी प्राइमरीली सेरिन रेजिड्यू के साथ। अगर बोले कि कौन से रेजिड्यू के साथ होता है तो किसके साथ होगा? सेरिन रेजिड्यू के साथ, ठीक है जी। बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। अब आता है अपना 8th क्वेश्चन। ए कार्बोहाइड्रेट कॉमनली नोन एज डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज का यहाँ पे सीधा यहाँ पे थोड़ी सा पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डी सीधा दिख रहा है यहाँ पे, डी फॉर डेक्सट्रोज हमें पता है। तो एक एल वाला भी होता है इसमें, ठीक है, एक डी होता है, तो हमें पता है कि सीधा सा आंसर इसमें ये डी ग्लूकोज है, तो यही आंसर जाएगा। बाकी देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए जी, इसका मिरर इमेज क्या होता है? हम बोल देते हैं एनेंशियोमर। क्या होता है इसका? एल अगर लगा देंगे तो इसका एनेंशियोमर हो जाएगा। चलिए, सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। The number of molecules of ATP produced by the total oxidation of acetyl coenzyme A in PCA cycle is, यानी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है उसमें अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे कुछ जगह पे आंसर मिलता है 10 और कुछ जगह पे आंसर मिलता है 12, यानी या तो 12 आंसर होगा या
या सॉरी, या तो 10 आंसर होगा या फिर 12 आंसर होगा, राइट। ये दो आंसर ही मिलते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। देखिए अर्लियर जो मेथड थे वहां से 10 आंसर निकलता है, और जो थोड़े मॉडर्न मेथड है जहां पे हमने प्रिसाइजली एनर्जी को मेजर किया है, कहां से, हम सबको पता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल ये आपका जो या फिर बोल दीजिए टीसीए जो साइकिल है, वहां पे कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, और आपके FAD कितना प्रोड्यूस होता है, और आपका GTP कितना, ये एक होता है, ये भी एक होता है, और ये 3 होते हैं, ठीक है, 311 होते हैं। अब जो आपका ये मेथड था ना, अर्लियर जो मेथड था, अर्लियर मेथड में ये 2.5 नहीं मानते थे इसको, जो आजकल मानते हैं मॉडर्न मेथड में। इसमें हम मान के चलते थे इससे 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है साहब। कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? 3। तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 से 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे? 9 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें 1 FAD से क्या बोलना चाह रहा है? अगर एक मॉलिक्यूल ही है तो क्या होगा? इससे 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ये हम पहले मानते थे, 2 ATP इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पे इससे टोटल कितना निकल जाएगा? 2। और 1 GTP से मान के चलते हैं 1 ATP प्रोड्यूस होता है, तो इससे कितना निकलेगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल 12 हो जाएगा। बट ये किस मेथड से हो रहा है? ये अर्लियर जो मेथड यूज करते थे उससे हो रहा है। बट अगर मॉडर्न अगर मेथड्स की हम बात करें तो हम क्या मान के चलते हैं? जो NAD है उससे क्या 3 ATP नहीं होते, 2.5 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 2.5 होते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल मिला के? कितना हो जाएगा? 7 ATP हो जाएगा क्या यहाँ पे? ये 3 मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल से 2.5 हो रहा है, तो 300 कितने होंगे? 7.5 होगा, 7 नहीं होगा, 7.5 हो गए। और अगर एक मॉलिक्यूल्स जो FAD वाला है तो उससे 1.5 ये बोल रहे हैं, तो कितना होगा? सिंपली 1.5 होगा ATP प्रोड्यूस। ये ATP है पीछे, इसके लगा देते हैं, लीजिए ATP लगा दिया इसके पीछे, और 1 GTP से वही है सिंपल, इससे 1 ATP प्रोड्यूस हो जाता है। ये कहां पे क्या चल रहा है? ये पूरा TCA साइकिल के अंदर किसका ऑक्सीडेशन चल रहा है? एसिटाइल को एंजाइम का ऑक्सीडेशन चल रहा है, जिसमें NAD, FAD और GTP आते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल पॉइंट्स में बता रहा हूं, यानी प्रिसाइजली बता पा रहा हूं, यानी कि एक्यूरेटली बता पा रहा हूं कि इतना एनर्जी निकलता है एक मॉलिक्यूल से, तो ये मॉडर्न मेथड के अंदर आता है। अगर मॉडर्न मेथड से अगर आप आंसर देंगे इसका, तो क्या आंसर आएगा? 7.5 को इसको ऐड करेंगे तो 9, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 10। तो 10 आंसर आ जाएगा आपके मॉडर्न मेथड्स के अकॉर्डिंग। अगर गिवन है क्वेश्चन में अर्लियर में क्या होता था या मॉडर्न में क्या होता, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो आप सिंपली इसका मॉडर्न के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। मॉडर्न में आपका 10 आता है, कम आता है, ठीक है। बट वो वही लड़ने वाली बात हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अर्लियर ही चल रहा है अभी तक, नहीं कुछ बोलते हैं कि मॉडर्न चल रहा है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन जो है दोनों मेथड से मैंने यहाँ पे दी हुई है, अर्लियर मेथड से कैसे है और मॉडर्न मेथड से कैसे है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन आता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। सबको पता है 2 अमीनो एसिड होते हैं, बिल्कुल एक एक चीज आपको बार बार बताई थी, इसको तो मैं 50 बार तो बता ही चुका हूं लेक्चर्स में, बीच बीच में पूछता रहता हूं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसलिए पूछने पड़ते हैं। एक सिस्टीन होता है और एक क्या होता है? मिथियोनिन होता है। ये दोनों ही क्या है? सबसे पहली बात ये अमीनो एसिड्स हैं। क्या है ये? अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स नहीं है। क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर क्या मिलता है? सल्फर मिलता है, यानी CM से आप याद कर लो, इसमें क्या मिलेगा? ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। अब इन दोनों की ही खास बात होती है। क्या खास बात होती है? होपफुली आप लोगों को पता भी होगा। जो मिथियोनिन होता है ना, मिथियोनिन, ये मिथियोनिन की खास बात ये होती है इस अमीनो एसिड की, ये स्टार्ट करवाता है जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होता है। सबसे पहला अमीनो एसिड आ जाता है, उसके बाद चेन स्टार्ट हो जाती है अमीनो एसिड्स की। ये थोड़ी सी खास बात है इसकी। और जो सिस्टीन है, इसकी खास बात क्या है? कोई बताएगा मेरे को? सिस्टीन की खास बात क्या होती है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या करवाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करवाता है। कौन? सिस्टीन। सिस्टीन भाई साहब क्या करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला इसी के अंदर था वो, ठीक है। इसलिए चलो वो ज्यादा यहां पे नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। सिस्टीन कंटेन्स, इसमें कौन सा ग्रुप होता है? थायोल ग्रुप। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब वो वहां पे नहीं था बट कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थ्योरी थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अगर उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर पाए उसको। और कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही ये पूछता है कि मिथियोनिन में हमें बताओ, हमें पता है सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों में सल्फर होता है, उसमें थायोल ग्रुप होता है सिस्टीन में, तो मिथियोनिन में कौन सा ग्रुप है? थायो ईथर ग्रुप है। क्या? मिथियोनिन
नाम से भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये थायो ईथर, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया है इसको। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं तो आप सिंपल समझ सकते हैं, थोड़ा याद कर सकते हैं। इतना तो आपको रटना पड़ेगा, सिस्टीन मिथ्योनिन दोनों ही सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं, और दोनों ही सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन एसिड सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं, तो इसमें दोनों के आगे थायो लग रहा है। अब इसमें सिर्फ थायो के आगे एल लगा दिया, इसमें थायो के आगे ईथर लगा दिया मिथ्योनिन में। याद रखने का तरीका कि मिथ्योनिन ज्यादा बड़ा लग रहा है सिस्टीन से, तो उसका क्या कर दिया, ईथर भी लगा दिया पीछे। ठीक है, दीज टू अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज, जैसे कि हमने बात करी थी, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स। ठीक है, ये सिस्टीन। ठीक है साहब, ये शिप के अंदर भी बताया था, वूल में कौन सा अमीनो एसिड होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो सिस्टीन करता है। इसलिए बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग, जो सल्फर अगर कम हो जाए, क्वेश्चन क्या आता है उसमें, अगर सल्फर कम हो जाए तो क्या होगा, स्टीली वूल हो जाएगी। कैसी वूल हो जाएगी, स्टीली वूल हो जाएगी, ये डबल ई, स्टीली वूल हो जाएगी, या क्या बोलूं, क्रिम्पी वूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वूल है वो किससे बनती है, वो प्रोटीन से बनी हुई है। लगा के चलिए, लगा के क्या चलिए, मतलब प्रोटीन से ही बनी हुई है, और उसमें भी मेजर अमीनो एसिड कौन सा होता है, सिस्टीन होता है। अब सिस्टीन क्या बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। मतलब कि सिस्टीन जो अमीनो एसिड है उस पे सल्फर है, तभी तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है ना, सल्फर के बीच में बॉन्ड बना रहा है ना, वो सल्फर को यूज करके बॉन्ड बना पा रहा है कौन, सिस्टीन। तो शिप में क्वेश्चन आता है, 2-3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूं आपके एक साथ, एक क्वेश्चन को देख रहे हैं बट आपके क्वेश्चन 3-4 सोल्व हो रहे हैं एक साथ। अमीनो एसिड कौन सा होता है वूल की फॉर्मेशन के लिए, आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे आप, सिस्टीन होता है सर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर सल्फर, अगर क्वेश्चन आता है दूसरा, अगर सल्फर की डेफिशिएंसी है तो शिप में वूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कैसी हो जाएगी वूल, स्टीली वूल हो जाएगी। या क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर वूल स्टीली है या क्रिम्पी है तो वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी से है, वो क्या, सल्फर की वजह से। क्यों, क्योंकि जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है सिस्टीन, वो क्या करवाता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करवाता है बिटवीन द एमिनो एसिड्स। अब सल्फर कम है, किसमें कम होगा, सिस्टीन में कम होगा, और सिस्टीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है वूल के, तो सल्फर कम है तो ये सिस्टीन के बीच के, ये जो सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है, ये बॉन्ड नहीं बन पाएगी, और एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी डाइसल्फाइड वाली, तो जो प्रोटीन है उसका भी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से ही होता है, और एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड गया, उनमें गैप आया, तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो भी खराब होने लगेगी, और उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर से ही वूल बनी हुई थी, तो वूल भी खराब होने लगेगी, और खराब होकर के कैसी बन जाएगी, वो स्टीली वूल बन जाएगी, या क्रिम्पी उसको बोल देते हैं, क्रिम्पी वूल। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां पे बनते थे, इनको याद रखना आप लोगों को। अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे, विच वन इज नॉट पॉलीसेक्राइड, इनमें से पॉलीसेक्राइड कौन सा नहीं है। अब देखो, या तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन ही याद कर लो, हमें, अब मेरे को तो ठीक है हमने पढ़ा हुआ है, तो या फिर जिन बच्चों ने वो थ्योरी पढ़ी हुई है तो उनको क्लासिफिकेशन में ये पता है कि ये ट्राइसैक्राइड है, ये डाइसैक्राइड है, ये मोनोसैक्राइड है, और ये पॉलीसैक्राइड के एग्जांपल्स हैं। तो सीधा वहां पे 4-4 एग्जांपल अगर आप याद कर लेंगे तो किसी तरह का भी क्वेश्चन गोल गोल घुमा के दे दे तो आपका आंसर एकदम से निकल जाएगा। सिर्फ आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं यही क्वेश्चन कर लूं और यही आए दोबारा से, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इन क्वेश्चन से हमें यह पता लगता है कि इसके आसपास के टॉपिक जो है हमें थोड़े याद कर लेने चाहिए, ताकि थोड़ा ऊपर नीचे भी आए। अगर रेफिनोज की जगह कुछ दूसरा वो ट्राइसैक्राइड दे दें तो भी हम इस आंसर को, इसको ऑप्शन को टिक कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, रेफिनोज ट्राइसैक्राइड होते हैं, बाकी सारे क्या है, ये पॉलीसैक्राइड्स हैं। तो कौन सा ऐसा है इनमें से जो पॉलीसैक्राइड नहीं है, दैट इज रेफिनोज आंसर चला जाएगा आपका। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट क्लासिफाइड एज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा नहीं है इसमें से, इसका आंसर करना है। अब ये आपको पता होगा, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो आप एकदम से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो अब मैं आंसर बता भी दूंगा, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे सब कुछ थोड़ी याद करेंगे सर, ऐसे 50 चीजें होंगी, ऐसे थोड़ा। क्लासिफिकेशन में जिसने 3-3, 4-4 अच्छे से अमीनो एसिड्स याद किए हुए हैं क्लासिफिकेशन में, कि पोलर कौन सा होता है या आपका नॉन पोलर कौन सा होता है, पोलर वाले को ये वो बोल रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड। इसमें जो आर्जिनिन है, जो हिस्टिडीन है और जो लाइसिन है, ये क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल पीएच पे, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच होता है उस पे हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है। जबकि वैलिन है वो क्या है, ये नॉन पोलर है। क्या, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। जबकि आपका आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आपका लाइसिन, ये तीनों क्या होते हैं,
ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये हाइड्रोजन को, प्रोटॉन्स को, यानी हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये पोलर बन जाते हैं एक तरह से, आप ये समझ लो। और जबकि वैलिन है ये क्या है, ये नॉन पोलर है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और ये न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक साइड चेन, ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन है इसमें। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, मतलब वाटर में अगर हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर को रिपेल कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन आयन भी उसके पास नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, वो नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, सो इसलिए इसको हम क्लासिफाई करते हैं नॉन बेसिक्स में, मतलब सॉरी न्यूट्रल अमीनो एसिड में। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि बेसिक नहीं है। सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो बीच में हम देख भी लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। क्लास में इतनी बार पढ़ाया है इसको, इतनी बार पढ़ाया है, और बार बार मैं पूछता भी रहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसका सिर्फ एक जगह से और क्वेश्चन बनता है, आप मुझे बताइएगा। एराकिडोनिक, जो एराकिडोनिक एसिड है, एक तो हम सबको पता है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी मिल जाते हैं। कहां पे, एराकिडोनिक एसिड में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सिंपली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनसैचुरेटेड। हमें सीधा सा पता है, हमें इन तीनों के बारे में नहीं पता है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, बट हमें एराकिडोनिक तो हमने अच्छे से याद किया था और आपको बताया भी था ये कहां कहां पे यूज आता है। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या जाएगा, एराकिडोनिक, क्योंकि हम अच्छे से याद कर चुके हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अब इसके साथ एक जगह पे और काम आता था, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन था, आप कमेंट में करके बताइएगा कि एराकिडोनिक का और दूसरा काम क्या रहता है। विच, अब 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज 4OBD ग्लूकोपाइरानस। यार ये जो भी लिखा हुआ है ना, मैं आपको इसका आंसर भी इसका ये गलत है, ये थोड़ा एक्चुअली हो जाता है गलती से, कई बार बोल्ड में हम इसको छोड़ देते हैं, बट इसमें दो तीन चीजें होती हैं। मैं बी बोलूं उसको, आप बोलोगे नहीं सर अल्फा बीटा होता है, ये बी कैसे बोल दिया, डी, आप ऐसे इसका मतलब बताओ। मतलब इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं अगर आप लोग भूल गए हैं तो। देखो, ये जो 1,4 बोल दिया या 1,2 बोल दिया, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं जो एक रिंग रहती है उस रिंग के कार्बन से कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है। 1,4 का मतलब है फर्स्ट कार्बन से, और 4 का मतलब जो सेकंड रिंग का 4th नंबर पे कार्बन आ रहा है उसके साथ वो अटैच है। और यहाँ पे 1,2 का मतलब फर्स्ट कार्बन पहली रिंग का, और दूसरा जो कार्बन है, दूसरे नंबर का जो कार्बन है वो सेकंड रिंग के अंदर इसका सेकंड नंबर का कार्बन है। तो ये 1,4, 1,2 या 1,6 अगर कुछ भी आता है तो इसका मतलब तो होता है ये। अब अल्फा और एक बीटा भी होता है, इसके आगे हम अल्फा और बीटा भी लगा देते हैं, बोल देते हैं ना अल्फा 1,4 बोल दिया या फिर बीटा 1,6 बोल दिया। अब ये अल्फा और बीटा कैसे यूज करते हैं, अगर जो रिंग होती है उस रिंग के अगर नीचे वाली साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको अल्फा बोल देते हैं, और वही हाइड्रोक्सिल मतलब ये वाला, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये रिंग के ऊपर वाली साइड में है, ऊपर वाली साइड में, तो इसको हम बीटा बोल देते हैं। सिंपल सी बात ये है। अब पूरा डायग्राम बना करके 10 एग्जांपल बताऊं, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, बट होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, और 1,4 और वो किस बेसिस पे हम बोलते हैं, वो जो कार्बन है पहली रिंग का वो दूसरी रिंग के किस नंबर के कार्बन से ऐड हुआ है, वो 1,4, 1,2, 1,6 उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे उसकी नंबरिंग दे देते हैं। तो सीधा सा इसका मैं बताऊं, इसका ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। 4th नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ बॉन्ड बने हुए हैं उसके आगे। ठीक है, चलिए अभी एक बात ध्यान से समझ लो आप, ये ग्लूको है ना, इससे ये पता लग रहा है कि ग्लूकोज तो दोनों साइड है, मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज के दोनों साइड में है। और इन ये चारों आप एग्जांपल देखो, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा डिटेल में बताता चला जाऊंगा ना, आपको फील आएगा सर आइए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतानी शुरू कर दी। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ी ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दें ताकि हम आगे निकल करके और जो क्वेश्चंस हैं और जो सिलेबस है उसके ऊपर जा सकें, बजाय कि यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के, क्योंकि वो काम की भी नहीं है और वो टाइम वेस्टेज है, और हम 10% सोचते हैं पढ़ाने की, तो उसमें उन चीजों के अंदर हम नहीं जा सकते, चाह के भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सेलो बायोज है। क्यों है इसका आंसर सेलो बायोज, एक हिंट आपको दे रहा हूं खाली, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इसने थोड़ा सा ध्यान से देखा है कि सेलो बायोज में क्या क्या मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आइसोमाल्टोज में क्या रहते हैं, माल्टोज और लैक्टोज में क्या रहते हैं, वो इसका इजीली आंसर कर सकता है सिर्फ ये हिंट लेकर के ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में ऐड हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेलो बायोज क्या है, एक डाइसैक्राइड है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, वो सीधा उसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, माल्टोज में भी हाँ, एक दूसरी बात यह है जो आपको ध्यान रखने की बात है, जो कंफ्यूज आपको कर सकती है, इसमें
बीटा 1,4 है लिंकेज, क्या बीटा 1,4 इसमें लिंकेज है। यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सेकंड रिंग का 4 है ये, अगर 1 नहीं दिया होता ये ऑब्वियस है 1,4 मान के चलना है। फर्स्ट रिंग का फर्स्ट वाला और जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका सेकंड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर सीधा 4 दे दिया 1,4 ऐसा नहीं दिया है तो क्या ये 1,4। अब माल्टोज में अगर आप देखेंगे, माल्टोज के अंदर भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट वो लिंक कैसे होते हैं, वो अल्फा 1,4 होता है उसके अंदर, क्या अल्फा 1,4 होता है, जबकि सेलोबायोज में बीटा 1,4 था। और आइसोमाल्टोज की बात करोगे तो उसमें तो अल्फा 1,6 से तो बात ही खत्म हो जाती है। और लैक्टोज जो है उसमें ये गलैक्टोज और ग्लूकोज होता है। तो इसकी तो अगर हम बात करना भी चाहें तो इसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही नहीं है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप लोगों में से यहां पे तकलीफ किसको होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई बात नहीं, इसको सीधा सा ऐसे समझ लो, हमें पता होता है पहले से सेलोबायोज के अंदर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अब वो आंसर देखते हैं, हमें पता लग गया कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किसमें है। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले से सेलोबायोज में, माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में, तीनों में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। और ये जो लैक्टोज है इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अब ग्लैक्टोज जिसको पता है ये इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तो नहीं है, बेसिकली सिर्फ 1 और 2 ऐसा तो नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लैक्टोज का मतलब क्या होता है, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, और अलग से एक ग्लूकोज और ऐड हो रहा है, तो 2 ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज भी हो गया ना इसके साथ, तो ये तो आंसर जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका डाइसैक्राइड है, यानी कि 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स नहीं है। पहले 3 ऑप्शन ही ऐसे हैं जिनमें क्या है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों ही ग्लूकोज हैं। अब हमें ये और पता होना चाहिए था उसके लिए कि जो सेलोबायोज होता है उसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, क्या बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है या लिंकेज होता है, ठीक है। और माल्टोज में क्या, इसमें तो अल्फा है तो आंसर ऐसे ही नहीं जाएगा, जिसको पता है वो बता देगा कि इसमें अल्फा होता है। हालांकि अगर आप इसमें भी देखो अल्फा जा रहा है, इसमें बीटा 1,4 है उसमें बीटा 1,4 है, यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है, लेकिन हमें पता है कि ये ट्राइसाइक्राइड होता है, ट्राइसाइक्राइड सॉरी मतलब ये आपका इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, या आप सीधा बोल दो मॉलिक्यूल्स तो 2 हैं, क्योंकि ग्लैक्टोज को हम एक मॉलिक्यूल मान रहे हैं, उसके ब्रेकडाउन के बाद 2 निकलेंगे, बट फिलहाल के लिए मॉलिक्यूल अगर हम माने तो चलो एक ही मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, पर वो दोनों ग्लूकोज तो नहीं है, तो वो तो आंसर से सीधा ही बाहर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं सच बताऊं तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को इरिटेशन हो गया है कि क्या इतना थोड़ा ना बच्चा याद कर पाएगा, अब इतना सारा याद करेगा तो वो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाएगा। बट देखो क्वेश्चन आया है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन आ जाए, 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना, ओम भूर्भुवः स्वः की तरह उसको देख लेना सुबह 5 मिनट। अगर एक भी क्वेश्चन आपका ठीक होता है तो कई बार क्या होता है कि किस्मत इतनी खराब हो जाती है, एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर लग रहा है कि नहीं है सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम तो छोड़ेंगे, हमें करना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ आना, बट कम से कम जो यहाँ पे पढ़ाए हैं इनको ध्यान में रख लो। अगर यहां से कुछ आता है तो अपने को पता रहेगा, इनका सब कुछ पता होना चाहिए, किसका अल्फा है कि बीटा है या 1,4 है या 1,6 है, ठीक है। चलिए जी 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। While degradation, which of the following amino acids does not get converted to alpha ketoglutarate? ठीक है, अब इसका आंसर के लिए थोड़ा सा आप ट्रिक याद कर सकते हैं छोटी सी, थ्रियोनिन है ना, देखो आंसर तो इसका सीधा थ्रियोनिन जाएगा, ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है वो एकदम से आंसर कर देगा, बट इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं होता हर जगह पे, बट हाँ ट्राई करेंगे, इसका ट्राई करेंगे, क्या ट्राई किया हुआ है। आप इसका ऐसे याद रख सकते हैं, गैप एच, ह्यूमन लगा लो, गैप एच पीपल जो होते हैं वो क्या, वो अल्फा कीटो केजी में जाते हैं, अल्फा केजी में जाते हैं, बट जो टी है टी टेक्स डिटोर, डिटोर का मतलब आप समझे ये दूसरा पाथ ले लेता है, वो उस पाथ पे ना जाकर के दूसरे पाथ पे जाने लगता है। दूसरा पाथ क्या है, दूसरा पाथ क्या होता है इसमें, वो होता है आपका ऊपर लिखा हुआ है, बता देंगे बात वो भी, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें, जो गैप एच पीपल हैं दे गो टू अल्फा केजी। गैप एच का मतलब क्या हुआ गैप एच का मतलब क्या हुआ, जी फॉर ग्लूटामिन, फिर आर्जिनिन, फिर प्रोलिन, और साथ के साथ इन्होंने हिस्टिडीन को भी बता दिया कि हिस्टिडीन लो भैया, एक एग्जांपल और दे दिया साथ में। तो गैप एच से आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और इन चारों में से कोई भी ऑप्शन है गैप एच में से, यानी कि आपका या तो ग्लूटामिन है या आपका आर्जिनिन है या फिर प्रोलिन है या फिर हिस्टिडीन है, इन चारों में से कोई भी आपको ऑप्शन दिखता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सीधी सी बात क्या हो जाएगी, ये सारे के सारे क्या, इनसे अल्फा कीटोग्लूटारेट
बनेगा, ये इस पाथवे में जाएंगे। बट अगर हम थ्रियोनिन की बात करते हैं तो ये इस पाथवे में ना जा करके किस पाथवे में जाता है, ये आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन? थ्रियोनिन। और अगर एक इसमें डिफरेंस हम देखना चाहें किसमें, थ्रियोनिन में और ये गैप एच में। गैप एच का मतलब क्या था? गैप एच का मतलब फिर से देख लो, आपका ग्लूटामिन, आर्जिनिन, प्रोलिन यानी गैप, और H4 क्या था? हिस्टिडीन। ऐसे ऐसे आप इसको याद रख लो। ये सारे के सारे किस में जाएंगे? ये अल्फा केजी में जाएंगे, यानी कि ये यूकेजी एलकेजी नहीं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक पाथवे होता है उसमें जाएंगे। जबकि टी जो है, ये जो थ्रियोनिन जो है, ये क्या, ये डिटोर पाथवे ले लेगा। डिटोर का मतलब क्या होता है? ये अलग पाथवे ले लेगा। ये थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, थोड़ा इसलिए यूज किया है, टी फॉर डिटोर, थोड़ा ऐसे याद रहेगा आपको, टी डिटोर। ये अलग पाथवे में जाएगा, गैप एच वाले अल्फा केजी में ना जाकर के ये किसी अलग पाथवे में जाता है। किस पाथवे में जाएगा? ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में जाकर के कन्वर्ट होगा, जबकि ये सारे गैप एच वाले अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहे थे, उस पाथवे में वो जा रहे थे। ओके जी, बस इतनी सी बात यहां पे बताना चाह रहा था आप लोगों को। 16th क्वेश्चन आता है, एज द एज ऑफ एनिमल या फिर ह्यूमंस की भी बात करें, अगर वो एडवांस होती है, वो एज में बड़ा होता चला जाता है, तो द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिक्रीजेस। अब ये मत सोचना बच्चे से लेकर के वो बड़ा बन रहा है, बिल्कुल आखिरी तक चले जाओ, बुढ़ापे तक यानी ओल्ड मैन तक, बिल्कुल आखिरी तक चले जाओ, तो उसमें क्या चीज डिक्रीज होने लगती है। मैं क्यों बोल रहा हूं आखिरी तक चले जाओ? क्योंकि यार बच्चे से अगर अडल्ट बनता है तो इंक्रीज ही होती है चीजें, डिक्रीज नहीं होती है। अब क्वेश्चन में इतनी कॉमन सेंस तो आपको लगानी पड़ेगी, वो डिक्रीज बोल रहा है तो अडल्ट से वो ओल्ड की तरफ ही कुछ ना कुछ डिक्रीज होता होगा। और आप सबको पता है अडल्ट से ओल्ड की तरफ अगर इंसान जाता है या एनिमल जाता है तो उसमें क्या चीज डिक्रीज होगी? काफी सारी चीजें हो जाती हैं डिक्रीज। चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें होती हैं, वो बिल्कुल सही आंसर है, बट ठीक है, ऑप्शन से ज्यादा पता लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का तो क्या है, जो खाना खा रहे हैं तो जा रहा है, नहीं खा रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं तो फैट भी एक्यूमुलेट हो ही जाएगा, ठीक है। विटामिन का कुछ बन नहीं रहा है इतना खास। प्रोटीन की अगर हम बात करें कि हाँ, अब बोलोगे आप सर प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं तो प्रोटीन भी फिर लग ही जाएगा बॉडी के अंदर, नहीं लगता है। वो प्रोटीन का जो एसिमिलेशन होता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, और जो ऑलरेडी प्रोटीन होता है ना वो क्या डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, क्या वो कम होने लग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे तगड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं अडल्ट जब होते हैं, और जब बुढ़ापे में यूं हो जाते हैं, वो सारी मसल्स कम हो जाती हैं उनकी। क्यों? मसल्स किससे बनती हैं? मसल प्रोटीन से बनती हैं। तो जैसे ही एनिमल हो या ह्यूमन हो, उसकी एज बढ़ती चली जाएगी तो जो ये प्रोटीन है उसके अंदर कम होता चला जाएगा, यानी कि जो मसल मास है वो उसके अंदर कम होता चला जाएगा। चलिए जी, अब 17th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एज द प्लांट मैच्योर्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस। जब प्लांट मैच्योर होता है तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो मैच्योर होने लगता है? ये भी बड़ा ही कॉमन सेंस अगर इसके अंदर है तो वो उस कॉमन सेंस से थोड़ा आंसर कर सकता है। कॉमन सेंस प्लस में थोड़ा सा 10th 12th में थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी हो प्लांट वाली, तो सबको पता होता है सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है प्लांट के अंदर, वो होता है लिग्निन। और एक बात बताएं, जो प्लांट जब छोटा होता है काफी, ठीक है, मैं बोल दूं इसको यंग होता है प्लांट, ठीक है, जब वो यंग होता है प्लांट तो इसमें क्या यूं घूमता रहता है, बिल्कुल ठीक है। और जो मैच्योर प्लांट आपने देखा होगा, यार प्लांट बोलना ही गलत हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, वो ऐसे हिलता रहता है कि यूं करके नहीं हिलता ना, बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाता है ना, क्यों हो जाता है वो स्ट्रोंग? उसकी सेल वाल के अंदर, हर एक सेल की सेल वाल के अंदर किस चीज का कंटेंट बढ़ेगा कि ये बिल्कुल स्थिर हो जाए, इतना स्टेबल हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए? ऐसी क्या चीज ऐड होगी? यहां पे लिखा हुआ है सामने, लिग्निन ऐड हो जाता है इसमें। क्या? जैसे ही प्लांट मैच्योर होता है उसके अंदर जो लिग्निन का कंटेंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या हेल्प होती है मैं आपको बता चुका हूं, और किसी को फिर से इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी है शायद, बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा लिग्निन का कंटेंट क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या, जो वुडी अपीयरेंस होती है ना, स्टेबिलिटी, वो आती है। सेल वाल के अंदर लिग्निन का कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इवन जो वाटर का, ये आपका जो जाइलम फ्लोएम होता है उसमें जो वाटर पास होता है उसमें भी सेल वाल में लिग्निन के बढ़ने से उसको उस चैनल को अच्छे से चलाया जाता है। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? सल्फर कंटेनिंग विटामिन आर। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो हमने देखा था, क्या थे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? वेरी गुड, वो सीएम थे। क्या? सिस्टीन और मिथियोनिन। शिप के वूल में सबसे ज्यादा मिलने वाला अमीनो एसिड, या दोनों भी बोल सकते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ ऑफ द अबव बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सिस्टीन अगर है तो सिस्टीन आंसर जाएगा। और सिस्टीन की खास बात क्या बताई थी मैंने? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। ग्रुप कौन सा होता है इसके अंदर? थायोल होता है या फिर थायो ईथर होता है? मिथियोनिन में क्या था? बड़ा है तो थायो ईथर, वेरी गुड। और सिंपल सिस्टीन में थायोल ग्रुप होता है। क्या? थायोल ग्रुप होता है। इस सल्फर के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ये थायो वाला।
ठीक है, तो यहां पे अब क्या अमीनो एसिड की नहीं पूछ रहे हैं, अब सल्फर कंटेनिंग विटामिन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या विटामिन की बात हो रही है। और ये भी याद ही करने की बात है, बायोटीन और थाइमिन जो है ये क्या होते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग विटामिन होते हैं। बीटी से याद कर लेना, बीटी कॉटन याद करते हैं ना, बीटी ये सल्फर कंटेनिंग, यानी बायोटीन और थाइमिन क्या है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन हैं। और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या थे, सीएम, यानी कि सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों की खास बात बताई थी, जिसमें मिथ्योनिन की खास बात क्या थी कि अमीनो एसिड का जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो स्टार्ट करता है, उसको सबसे पहले आ जाता है। ठीक है साहब, अब 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following volatile fatty acid is produced when cellulose is a major dietary carbohydrate for cattle? वही क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई खास बात नहीं है इसमें। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा दिया जाएगा तो रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूस होने वाला वीएफए क्या होगा, एसीटेट ही होगा। और इससे पहले क्या था, एसीटेट मिल्क फैट सिंथेसिस में कौन काम आता है, एसीटेट काम आता है। और ब्यूटाइरेट, अब किसी को लगा सर यहाँ पे एसिडिक एसिड बोल दिया था सर, अगर किसी को ऐसा लग रहा है बेचारे को, तो ये एट जो पीछे लिखा हुआ है ना, एसीटेट बोल दो, एसिटिक एसिड बोल दो, ब्यूटाइरेट बोल दो या ब्यूटारिक एसिड बोल दो, प्रोपियोनेट बोल दो या प्रोपियोनिक एसिड बोल दो, एक ही बात है। वेलरेट बोल दो या फिर, हाँ बस आगे समझ में कॉन्सेप्ट आपको। अब आ जाओ 20th क्वेश्चन पे। ब्यूटारिक एसिड की क्या खास बात थी, ब्यूटाइरेट की, एबीपी जो हमने पढ़ा था, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या एसीटेट, ब्यूटाइरेट या प्रोपियोनेट, ये कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब क्या बोलना चाह रहा है, हु इज द प्रीकर्सर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। अभी इसका आंसर आपने दे दिया, तो इसका मतलब ये आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, वेरी गुड। इतनी ही अलर्टनेस और इतना ही फोकस चाहिए, और इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, आधे घंटे भी आप लोगों का फोकस नहीं बन पा रहे हो, चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो, तो आप लोगों को सबसे पहले तो सीरियस होने की जरूरत है, और सीरियस होने से भी पहले थोड़ा योगा मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था एसिटाइल कोएंजाइम की 2-3 जगह पे काम आएगा। मिल्क फैट सिंथेसिस में काम आया, फिर मैंने क्या बोला था, मिल्क फैट सिंथेसिस के बाद ये देखो अभी बताया मैंने आपका, किसमें क्या बोल रही है, फैटी एसिड सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूस होने वाला फैटी एसिड वीएफए कौन सा होता है, सेलुलोज के मेटाबॉलिज्म से जो मिलता है अपने को, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही एक सेलुलोज, वो क्या, एसीटेट। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो एसिडिक एसिड है या एसीटेट जो है, इससे क्या निकलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, बताया भी था ये बोल के, ये भी एसिड है, इसमें भी एसिटाइल कोएंजाइम में भी एसिड लगा हुआ है, तो ऐसे ही कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं आप, है ना, एसिड से एसिड निकल गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रीकर्सर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम किससे बनता है, उसको बोलते हैं प्रीकर्सर उसका, तो क्या आंसर जाएगा इसका, एसीटेट आंसर जाएगा। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यूज, और ये था आपका लेक्चर 2। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही लेक्चर 3 के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।